रंजन के साथ अधीर और सानवी उसके घर की तरफ निकल पड़े थे। पीछे की सीट पर बैठे अधीर और सानवी उलझन में थे। इसी उलझन में उलझे वो कभी एक दूसरे को देखते तो कभी शांति से कार चला रहे रंजन को, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रंजन पर विश्वास करके सानवी उसके साथ जा रही थी, लेकिन दोनों के ही मन में काफ़ी सवाल थे कि रंजन को अधीर का नाम कैसे पता है, वो अधीर से क्या बात करना चाहता है, उसे सफाई तो सानवी को देनी थी, फिर अधीर को साथ लाने का क्या मतलब। इन सब सवालों के जवाब रंजन के पास थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहकर ड्राइव कर रहा था। अधीर को बस अंदाजा था कि हो न हो रंजन ने उन्हें साथ बात करते देखा है, और है तो वो तेजस का दोस्त ही ना। अधीर को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन सानवी के बारे में सोचकर वो घबरा रहा था कि रंजन को सच में कोई बात करनी है या ये कोई चाल है, और अगर तेजस को इस बारे में पता होगा तो क्या करेंगे वो। अधीर सब कुछ सोचने में लगा था। काफ़ी देर चुप रहने के बाद अधीर ने बात करने की कोशिश की। आप मुझे अपने साथ क्यों लाए हैं? आप मुझे जानते हैं, मैं घर पर सभी सवालों के जवाब दे दूंगा, रंजन ने सीधा सा उत्तर दिया। कार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। करीब पौने घंटे बाद रंजन ने कार रोकी और बाहर निकला। अधीर और सानवी भी उसके पीछे बाहर निकले। वो एक बहुत ही शानदार बंगले के सामने खड़े थे, जो रंजन का ही था। रंजन आगे बढ़ा तो गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया। तीनों अंदर चले गए। हॉल में कुछ लोग बैठे थे, जो यकीनन रंजन के परिवार वाले थे। वो दोनों रंजन के पीछे उसके कमरे में चले गए, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं पूछा। कमरे में आकर सानवी बोली, आपके परिवार में से किसी ने कुछ पूछा क्यों नहीं हमारे बारे में? क्योंकि काम के सिलसिले में मेरे साथ यहाँ कोई न कोई आता रहता है, इसलिए, कहकर रंजन ने उन्हें बिठाया और किसी को फ़ोन करके चाय नाश्ते के लिए कह दिया। वो दोनों इंतजार में थे कि रंजन कुछ बोले। तुम प्यार करते हो सानवी से? रंजन फ़ोन में देखते हुए अचानक अधीर से बोला। तो वो दोनों ही हैरान थे। ये कैसा सवाल है? अधीर ने सवाल के बदले सवाल किया। रंजन ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया और सानवी से मुखातिब होते हुए बोला, तुम भी चाहती हो इसे? सानवी की सांस और शब्द दोनों ही हलक में अटक गए थे। वो हकलाती हुई सी बोली, आप अपने बारे में बताने के लिए लेकर आए थे हमें। ये क्या पूछ रहे हैं? मेरे बारे में? रंजन उठकर खिड़की की ओर चला गया और वहां खड़े होकर बोलना शुरू किया। करीब 3 साल पहले रात के 10 बजे मैं अपनी कंपनी से वापस घर की तरफ लौट रहा था। तब मुझे कोई इंसान नशे में चूर सड़क के बीचों बीच चलता नजर आया। मैंने हॉर्न बजाया तो उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन किनारे हटने की कोशिश में वो सड़क पर ही गिर पड़ा। मैं कार से बाहर निकला और उसे सहारा देकर अपनी कार में बैठाया। उसका नाम और घर का पता पूछा। तेजस नाम था। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए हम उसके घर पहुंचे। बेल बजाई तो तुमने दरवाज़ा खोला था, याद है ना? रंजन सानवी की तरफ देखता हुआ बोला। सानवी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रंजन वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। तेजस इसे मेरा उपकार मान बैठा कि मैंने उसकी मदद की और मुझे दोस्त बना लिया। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था तुम्हें। तुम्हें देखने के लिए ही इतनी बार तुम्हारे घर आता था, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे घर आता था तो मुझे समझ आ जाता था कि तुम खुश नहीं हो वहाँ। तुम्हें घुटन महसूस होती है उस घर में। और ये अंदाज़ा तब सही साबित हुआ जब मैंने तेजस के मुंह से ये बात सुनी कि वो अपनी बहन का सौदा करना चाहता है। तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि मेरा कोई स्वार्थ है कि मैं तुम्हें खरीदने को तैयार हो गया। नहीं सानवी, तुम कोई चीज़ नहीं हो जो तुम्हें कोई भी बेच और खरीद लेगा। मैं उसी दिन तेजस की अक्ल ठिकाने लगा देता, क्योंकि बहुत गुस्सा आया था मुझे। लेकिन फिर क्या, उसके बाद क्या होता? वो पैसे के बदले कहीं और तुम्हारी शादी करा देता। इसलिए मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। मैंने सोचा था कि जब शादी का वक्त होगा तब मैं तेजस को पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हें वहाँ से छुड़ा लूँगा। मेरी इस बात पर यकीन करना और ना करना पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सच यही है। कहते कहते रंजन उनकी तरफ मुड़ा। यकीन मानो सानवी, तुम्हें पसंद जरूर करता हूँ, लेकिन तुम्हें पा लेने का ख्वाब नहीं है मेरा। तुम्हें वहाँ से निकाल कर आज़ाद कर देता मैं तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए। तेजस को पुलिस के हवाले तो मैं अब भी करूँगा, लेकिन तुम्हें और अधीर को एक करने के बाद। रंजन बैठते हुए बोला, लेकिन उसकी आखिरी लाइन पर अधीर और सानवी अवाक रह गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। रंजन ने अधीर के चेहरे पर भरपूर नज़र डाली। रंजन सानवी को पसंद करता है, ये जानने के बाद भी अधीर के चेहरे पर कोई जलन के भाव नहीं थे। शायद उसे अपनी चाहत पर पूरा विश्वास था। तुम दोनों हैरान क्यों हो? चाहते हो ना एक दूसरे को? रंजन बारी बारी उन दोनों के चेहरे पर नज़र रखकर बोला।
हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो दोनों लगभग एक साथ ही बोले। तो रंजन मुस्कुरा दिया। तुम दोनों से ही करीब 6-7 साल बड़ा हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है कि मुझे दुनिया की पहचान ज़्यादा है तुमसे। और फिर तुम दोनों की तो खामोशी भी चीख कर यही बयां कर रही है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सानवी चुपचाप उसे देख रही थी। वाकई उसकी आंखें रंजन को सही पहचान पाई थी। वो दिल का कितना साफ था। बस एक गलतफहमी के चक्कर में वो उसे गलत समझ बैठी। उसे आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। लेकिन सोनू के भैया अधीर हिचकिचाता सा बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि हालात तो अब उसके बिगड़ेंगे। रंजन बोला। तो वो दोनों निश्चिंत हो गए। हालांकि अपने प्यार की ये लड़ाई तो उनकी ही थी, लेकिन रंजन उनका मनोबल बनकर उनकी जिंदगी में उतर रहा था। तुम अपने बारे में बताओ कुछ, जॉब मिली तुम्हें? रंजन बोला तो अधीर एक बार फिर हैरान सा उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानगी वाले भाव देखकर रंजन वापस बोला, अरे अचंभे में क्यों हो? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं सानवी को किसी गलत हाथों में नहीं दे सकता था। बस इसलिए कुछ दिनों से तुम पर नज़र रख रहा था। तुम इसे जासूसी भी कह सकते हो। कहकर वो हल्का हंस दिया, फिर बोला, मुझे गलत मत समझना अधीर, मेरे मन में सानवी के लिए कोई गलत भाव नहीं है। तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। मेरा सानवी से बस एक ही रिश्ता है, फिक्र का। उसी फिक्र के चलते मैं उसे सही इंसान के हाथों में पाकर निश्चिंत महसूस करना चाहता हूँ। और रही बात जॉब की, तो तुम मेरी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन तुम अपनी काबिलियत पर ही जॉब हासिल कर पाओगे। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। उसकी बात पर अधीर मुस्कुरा दिया। रंजन ने अपना कार्ड उसे थमा दिया। आप इतने एहसान, अधीर बोलना चाहा, लेकिन रंजन उसकी बात काट कर बोला, प्लीज़ अधीर, इसे एहसान का नाम मत दो। हाँ, इंसानियत कह सकते हो, और यकीन मानो ये सब मैं अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ। सानवी को बहुत घुटता हुआ देखा है इन 3 सालों में। अब अगर उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है, तो मैं खुशियों का दरवाज़ा खोलने में बस छोटी सी भूमिका निभाना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। सानवी सिर झुकाए बोली। उसे सच में बहुत गिल्ट फील हो रहा था। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है सानवी, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी मुझे गलत समझ बैठता। कभी कभी गलत हालात इंसान को गलत साबित कर देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, रंजन बोला, और एक एक बार फिर अधीर की तरफ निगाहें घुमाई। तुम अपने बारे में कुछ बताओ, अभी का तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा पास्ट। रंजन के बोलते ही अधीर के चेहरे पर गंभीरता की लकीरें उभर आई। सानवी भी अधीर की तरफ देखने लगी, क्योंकि अब तक उसे भी अधीर के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो क्यों इतना उदास रहता था। उसकी ज़िंदगी में कोई क्यों नहीं है। लेकिन अधीर तो बिल्कुल चुप हो गया था। बोलो अधीर, तुमने कभी मुझे भी नहीं बताया। इस बार सानवी बोली, क्योंकि अब उसे भी वो बातें जाननी थी जो सीधा अधीर के दिल पर चोट करती थी और हमेशा ही उसके मन को जख्मी करती आई थी। अधीर ने लंबी सांसें ली, जैसे कि उसे सांस लेने में दिक्कत हुई हो। सानवी से देखा नहीं गया। वो हिम्मत करके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने को हुई, लेकिन अधीर को छू लेने की हिम्मत नहीं हुई। ये देखकर रंजन अधीर के हाथ पर अपना हाथ रख बोला, ये मानसिक जख्म बहुत दर्द देते हैं अधीर, और ये तब तक तुम्हें दुखी करते रहेंगे जब तक कि तुम इन्हें अपने से बाहर नहीं निकालोगे। हम हैं यहाँ तुम्हारे लिए। तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ अपना दुख बांट सकते हो। रंजन बोला तो अधीर ने सानवी की तरफ नज़र उठाई। वो भी हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, बोलो अधीर। अधीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ऐसा करते ही उसे फंदे से लटकती लाश दिखाई दी और कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे। नाजायज, नाजायज हो तुम। उसने अपने कानों पर हाथ रख दिया और अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए चिल्लाया, नो, मैं नहीं हूँ। अधीर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? सानवी ने बाजू से उसकी शर्ट पकड़ ली। रंजन भी उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर तक अधीर कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर पकड़े बैठा रहा। रंजन ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया, उसने लिया नहीं और सीधा बैठकर बोलने की कोशिश की। सानवी ने उसको थोड़ा सामान्य देख उसकी शर्ट छोड़ दी। अधीर ने बताना चाहा और अपने अतीत की यादों में चला गया। 5 साल पहले अधीर 17 साल का था। उस वक्त वो 10वीं क्लास में था। भरा पूरा परिवार था उसका, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, उनकी 6 साल की बेटी जानवी और खुद अधीर। सब कुछ सही चल रहा था। फिर धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा। अधीर के मम्मी पापा की बचपन में ही अरेंज मैरिज हो गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। फिर एक रोज के बाद उनके झगड़े बढ़ते चले गए। अधीर के पापा अधीर को बहुत प्यार करते थे। इकलौती संतान जो था वो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जब उन्होंने उसकी कोई इच्छा पूरी न की हो।
बल्कि कई बार तो सबके मना करने के बावजूद भी वो उसकी मांगें पूरी करते थे। अधिकतर बच्चे अपनी ख्वाहिशें अपनी मम्मी को बताते हैं, लेकिन अधीर अपने पिता को बताता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसको कभी मना नहीं करेंगे। एक दिन अधीर स्कूल से लौटा। हॉल में उसके दादा दादी और चाची बैठे थे। उसकी चचेरी बहन जानवी वहीं अपनी डॉल से खेल रही थी। अधीर अंदर आया और सोफे पर अपना बैग रख दिया। उसके माता पिता कमरे में थे। वो अपने पिता के बारे में पूछकर कमरे की तरफ चला गया। अधीर के पिता घर ही थे, क्योंकि वो कुछ दिनों से किसी परेशानी के चलते घर से ही काम संभाल रहे थे। लेकिन वो परेशानी क्या थी, ये उन्होंने किसी से भी साझा नहीं किया। परिणाम स्वरूप वो दिन ब दिन झुंझलाते जा रहे थे। अधीर ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे अंदर से झगड़े की आवाज़ आई, तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और अपना चेहरा आगे बढ़ाकर अपने कान दरवाजे से लगा दिए। उसके मम्मी पापा झगड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही दबी सी आवाज़ आ रही थी, ताकि बाहर कोई ना सुन सके। तुम प्लीज़ अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कितने महीनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं ये सब। अधीर के पिता अनुज बोले। तो किसने कहा है कि बर्दाश्त करो? आज़ाद कर दो मुझे। कब तक दुनिया के सामने दिखावा करोगे कि बहुत प्यार करते हो मुझसे? उसकी मम्मी दिव्या भी बराबर जवाब देते हुए बोली, दिखावा नहीं करता मैं, सच में प्यार करता हूँ तुम्हें। बीवी हो तुम मेरी। आज तक मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब सच कह रहा हूँ कि आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज की आवाज़ में गुस्सा था। ओह अनुज, मैं तो चाहती ही यही हूँ कि आप बुरे बन जाओ और मुझे तलाक दे दो। मैं भी कब तक ये दोहरी जिंदगी जीती रहूँगी। दिव्या ऐसे बोल रही थी जैसे अनुज उस पर बोझ हो। दिव्या, शर्म करो। किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी की माँ हो तुम। अपनी हद में रहो। मुझे अपनी हदें मत गिनाओ। अब नहीं रह सकती मैं इस जेल जैसे घर में। अब तुमसे प्यार और तुम्हारे घर वालों की इज्जत का ख्याल भी कब तक करूं मैं? 18 साल हो चुके अनुज, बस अब और नहीं। तो क्या तुम उसके साथ शुरू से ही? अनुज की भौहें सिकुड़ गई। उसने घूर कर दिव्या को देखा। आपको जो समझना है समझो। एक तो मेरे अपने घर वालों ने बचपन में ही आपके साथ बांधकर पीछा छुड़ा लिया मुझसे। अब और नहीं बंदी रह सकती। जल्दी फैसला चाहिए मुझे। अभी हटिए मेरे रास्ते से। दिव्या बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अधीर फटाफट साइड हो गया। उसकी माँ दिव्या अपने चेहरे के भाव बदलकर हॉल की तरफ चली गई। अधीर वहीं खड़ा रह गया। क्या सुन लिया था उसने आज? अंदर से अनुज की रुआंसी आवाज़ आ रही थी। कैसे रोकूं मैं सब? दिव्या गलत है, गलत कर रही है वो। उसे हमारे बच्चे अधीर का भी ख्याल नहीं है। क्या असर पड़ेगा उसके मन पर? मैं मार डालूंगा उस श्रीकांत को। अनुज गुस्से में खुद से बोला। फिर नर्म लहजे में आया, लेकिन उसको मारकर मुझे क्या मिलेगा? जब मेरी ही बीवी गलत है तो उसे दोष कैसे दूं? अधीर से अब और रुका नहीं गया। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अधीर की बढ़ती उम्र थी, सब कुछ समझता था वो, और आज जो उसने सुना उसकी तो कल्पना तो सपने में भी नहीं की जा सकती थी। वो एक एक बात को गौर से सोचना समझना चाहता था। दिखावे का प्यार, ये क्या कह रही थी मम्मी? तो ये सब एक दिखावा है। अधीर को अपनी माँ की बात याद आई कि उनकी बचपन में शादी करा दी गई। हाँ, 16 साल की उम्र में ही शादी हुई थी मम्मी पापा की, लेकिन शादी के 18 साल बाद ये क्या हो रहा है? क्या सच में ये सब अभी हुआ है? नहीं, पापा के अकॉर्डिंग ये सब बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मम्मी ऐसे कैसे? अधीर का दिमाग चकरा गया। मैं एक बार सिर्फ सुन के इतना अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ तो पापा तो कितने दिन से ये सब सह रहे होंगे, और हो सकता है कि कभी कुछ देखा भी हो, तभी तो इतने श्योर है। लेकिन जब मम्मी ही खुद इतना बेफिक्री से सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है तो किसी सबूत की क्या ज़रूरत? तभी तभी पापा इतने दिन से परेशान है। अधीर वहीं गेट से टिक कर बैठ गया। ये वो दिन था जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसमें उसे कभी चैन नहीं मिला। इस दिन के बाद से ही वो गुमसुम सा रहने लगा। उसके बाद वो कई बार अपने मम्मी पापा की बातें छिपकर सुनने लगा था। उनके झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि दिव्या को अब फैसला चाहिए था, लेकिन बाकी सदस्यों को इसकी कोई खबर नहीं थी। जब अधीर के उतरे चेहरे का कारण पूछा जाता, वो 10वीं वोट की टेंशन कहकर टाल देता। इसी तरह एक दिन रात के समय हॉल में सब उपस्थित थे, सिर्फ अनुज और दिव्या ही नदारद थे। अधीर को अंदाजा था कि उनके बीच फिर से वही बात हो रही है। वो भी अपनी माँ के इस दूसरे रूप से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो सबके प्रति दिखावे का प्यार दिखाती है। वो उठा और उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उनके बीच झगड़ा चालू था। अनुज गुस्से में था। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा दिव्या। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इस रोज रोज के झगड़े से।
लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि श्रीकांत से तुम कब और कैसे मिली? कब और कैसे मिली ये जानकर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मेरी चाहत वही है। दिव्या बेशर्मी से बोली। तो फिर मैं क्या हूँ दिव्या? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने, वो भी ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर, जहाँ हमारी शादी को 18 साल बीत चुके हैं। इतने साल भी तो खुश थी तुम मेरे साथ, तो अब इन 3-4 सालों में तुम्हारी चाहत क्यों बदल गई? बताओ तुम, कौन हूँ मैं तुम्हारा? अनुज ने गुस्से में आकर दिव्या की बाहें जोर से पकड़ ली। दिव्या ने कसमसाकर अनुज को दूर झटक दिया। आप वो हो जो मुझ पर थोप दिए गए थे बचपन में। आपके साथ खुश रहना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी थी। श्रीकांत से मिली तब मुझे समझ आया कि आप मेरा प्यार नहीं हो। मेरा प्यार तो वो है जो मेरे लिए अपनी बीवी को भी छोड़ देगा, और मैं उसके लिए आपको छोड़ दूंगी बस। दिव्या। अनुज इस बार सबकी परवाह छोड़कर चिल्ला पड़ा और दिव्या को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अधीर इस बात से अंदर तक सहम गया। उसके कदम खुद ब खुद पीछे होने लगे। उसके दादा दादी और चाचा चाची अनुज की तेज आवाज़ सुनकर जल्दी ही वहां आ गए। अधीर के चाचा दरवाज़ा खटखटाने लगे। भैया, भैया सब ठीक है, दरवाज़ा खोलिए। उसके दादाजी भी बोले, बेटा अनुज दरवाज़ा खोलो, बहू पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अधीर सबके पीछे खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसे तो पता ही था कि अंदर उसका वर्तमान और भविष्य उजड़ चुका है। कुछ बोलने की हालत नहीं थी उसकी। वो सब दरवाज़ा पीटते रहे। कुछ देर में अनुज ने दरवाज़ा खोला और तेज कदमों से बाहर निकल गया, क्योंकि वो सबके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। उसके जाने के बाद सबने दिव्या पर सवाल दाग दिए, लेकिन दिव्या ने कहा कि अनुज से ही पूछ लेना। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझ पर हाथ क्यों उठाया और अपना पीछा छुड़ाया, क्योंकि वो जानती थी कि अनुज सही वजह किसी को नहीं बताएगा। अगर बताना चाहता तो इतने सालों तक चुप नहीं रहता। अनुज हॉल में आकर बैठ गया। सबने उससे बहुत बार पूछा कि क्यों उसने दिव्या पर हाथ उठाया। आज तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर आज क्यों? लेकिन अनुज ने कह दिया कि ये उनका निजी मामला है और कोई इसमें दखल ना दे। अनुज का ये व्यवहार सबके लिए ही अटपटा था, और सबसे ज़्यादा अधीर के लिए। उसके पिता की जान हुआ करता था वो। लेकिन कुछ दिनों से अनुज उससे बात करना तो दूर, बल्कि उसे देखता भी नहीं था। अधीर इससे टूटता जा रहा था। 3-4 दिनों में सब सामान्य हो गया, लेकिन अनुज और अधीर के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। अनुज अभी भी दिव्या को खोने से डर रहा था, और अधीर अपने पिता की ये हालात नहीं देख पा रहा था, और ना ही ये बर्दाश्त कर पा रहा था कि इस बीच उसके पिता भूल गए थे कि उनकी एक औलाद भी है। उसे अब दिव्या से मतलब नहीं था। वो अपनी ही माँ से नफरत करने लगा था। अनुज की इस हालात की जिम्मेदार थी वो, इसलिए अधीर उनसे बात करना बंद कर चुका था। थोड़े दिन गुजरे और फिर एक रोज़ दिव्या चली गई, कभी न लौटने के लिए। वो अब अनुज के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए सबको धोखा देकर श्रीकांत के साथ चली गई। घर में हड़कंप मच गया कि दिव्या लापता हो गई है, लेकिन अनुज और अधीर शायद सच जानते थे। उन्हें इसी की उम्मीद थी। सबको परेशान होते देख अधीर अपने पिता के कमरे में गया। उसे अंदाजा था कि दिव्या जरूर लिखकर छोड़ गई होगी। वो ढूंढ ही रहा था कि बाहर से उसके चाचा की आवाज़ आई, पिताजी, भाभी, भाभी चली गई, ये देखिए। अपने चाचा की रुआंसी आवाज़ सुनकर अधीर बाहर आया। उसके चाचा अपने हाथ में एक फरफराता पन्ना लिए खड़े थे। उसकी चाची वो लेकर पढ़ने लगी। अनुज, आप तो जानते ही होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ। खैर, ये खत आपके लिए नहीं बल्कि बाकी सदस्यों के लिए है जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं अनुज के साथ नहीं रहना चाहती। मेरा पहला प्यार श्रीकांत है, जो मुझे देर से मिला लेकिन मिल गया। अनुज को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो मुझे तलाक देने को राजी नहीं थे, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। काफ़ी दिनों से दोहरी भूमिका निभा रही थी और अपने चेहरे पर लगाव का मुखौटा लगाए हुए परेशान सी हो चुकी थी। सच कहूँ तो श्रीकांत से मिलने के बाद मुझे किसी और से लगाव रहा ही नहीं, यहाँ तक कि अपने बेटे अधीर से भी नहीं। आप उसे अपने पास रख सकते हैं। मुझे उसे अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मुझे उसके लिए कोई केस लड़ना है। इसे आप सब मेरा स्वार्थ समझ सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ। फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी, तो मेरा इंतज़ार मत करना और मुझे खोजने की नाकाम कोशिशें मत करना, क्योंकि ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। मर्जी से जाने वालों को खोजकर कोई लाभ नहीं। आप सब अपना ख्याल रखना। उसकी चाची ने पटकर पन्ना एक तरफ फेंक दिया। उन्हें अपनी जेठानी से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। अनुज वहीं खड़े खड़े सब सुन रहा था। हर कोई सुन बढ़ गया था। अनुज ने
अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, तभी उसे अपने छोटे भाई की विचलित आवाज़ आई, पिताजी संभालिए, पिताजी क्या हुआ, आप ठीक है? अनुज पीछे मुड़ा। उसके पिता सीने पर हाथ रखे निढाल होकर जमीन पर गिरे जा रहे थे। सबके साथ अधीर भी अपने दादाजी को थामने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो अचेत हो गए। अनुज अपने पिता के हालात गंभीर देखकर उल्टे पांव हॉल की तरफ दौड़ा। पिताजी, अनुज चिल्लाता हुआ वापस हॉल में दौड़ा। वो बेहोश हो चुके थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक कारण बताकर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अधीर के परिवार पर एक के बाद एक दो बड़ी दुखद घटनाएं हुई, जिनसे उबर पाना नामुमकिन सा था। अपने पिता के जाने के बाद अनुज बिल्कुल चुप सा हो गया। सब सदस्यों ने अपने घर के मुखिया को खोने का जिम्मेदार दिव्या को मान लिया। किसी ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। सब दिव्या से नफरत करने लगे, लेकिन अनुज के लिए वो जहर सी बन गई, जिसे याद करके वो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने लगा। वो बस सारे दिन अपने कमरे में ही रहता, किसी से बात नहीं करता, खासकर अधीर को तो देखता भी नहीं था। ना जाने कौन सी नफरत आ गई थी उसके मन में अधीर के प्रति। अनुज के पिता को गए 1 महीना हो चुका था। अनुज अपने कमरे में अकेला ही बैठा था, बिल्कुल शांत सा। उसने ड्रॉअर खोला, उसमें दिव्या की पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखी हुई थी। उसने वो फ़ोटो अपनी हथेली में रख ली और देखने लगा। अनुज की आंखों में बेशक गुस्सा था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा बेबसी भरी हुई थी। बेबसी एक रिश्ते को 18 साल जी जान से निभाने के बाद भी खो देने की। तभी अधीर अपनी दादी के साथ वहाँ आया। अधीर के हाथों में खाने की प्लेट थी। उनकी आहट पाकर अनुज ने फ़ोटो वापस ड्रॉअर में रख दी। पापा खाना खा लीजिए। अधीर उनके सामने खाने की प्लेट रखकर धीरे से बोला। अनुज ने नज़र उठाकर उसे देखा भी नहीं, या फिर देखना चाहते ही नहीं थे। बस नीचे देखते हुए ही अपना सिर ना में हिला दिया। पापा प्लीज़। अधीर को ये बात चुभ गई कि वो उसकी तरफ नहीं देखते थे। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। माँ, मुझे नहीं खाना है, मैं बाद में खा लूँगा। अनुज पास ही खड़ी अपनी माँ की तरफ देखकर बोला और उठकर बाहर चला गया। अधीर देखता ही रह गया। वो तरस रहा था अपने पिता की एक नज़र के लिए। उसकी दादी भी उसके सिर पर हाथ फेरकर बाहर चली गई। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब ये बात अधीर के बर्दाश्त के बाहर थी। वो अनुज से बात करने का मन बना चुका था। वो अपने पिता से सवाल करना चाहता था कि उसने ऐसा क्या किया है जो अनुज उससे बात नहीं करते, बल्कि देखते भी नहीं। माना कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, लेकिन बाकी सबसे भी तो थोड़ी बहुत बातचीत कर ही लेते हैं। फिर अधीर से ही क्यों नहीं? वो अनुज के कमरे में चला गया। वो कमरे में ही थे, लेकिन अधीर को देखकर कमरे के बाहर जाने लगे। पापा रुकिए ना, आप क्यों मुझसे भाग रहे हैं? अधीर फिर रुआंसा सा हो गया, लेकिन अनुज ने अपने कदम नहीं रोके। अधीर ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। पापा प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मेरी क्या गलती है इन सब में? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अनुज उससे हाथ छुड़ाता हुआ बोला। नहीं, आपको सिर्फ मुझसे ही बात करनी नहीं होती। ऐसा क्यों? अधीर लगभग रोने लगा था। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, इवन मुझे बात ही नहीं करनी, अनुज ने कहते हुए अपना मुंह फेर लिया। उसे अधीर के आंसू चुभे, लेकिन उसके अंदर दहकती नफरत को नहीं पिघला सके। क्यों क्यों नहीं करेंगे आप मुझसे बात? आपका बेटा हूँ मैं। उस औरत ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, मैंने नहीं। वो आपकी पत्नी नहीं रही, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूँ ना। अधीर के आंसुओं के साथ उसका गुस्सा भी बह निकला। अनुज अब की बार गरज पड़ा। नहीं हो तुम मेरे बेटे, और नहीं लगते हो तुम मेरे कुछ भी। जब तुम्हारी माँ के साथ मेरा रिश्ता ही एक खेल था, तो क्या रिश्ता हुआ तुम्हारा और मेरा? जब उसका और मेरा रिश्ता ही जायज़ नहीं था, तो तुम कैसे जायज़ हो सकते हो? न जायज़ हो तुम, न जायज़। अनुज के अंदर भरा पड़ा जहर अधीर पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा गए और पीछे हटने लगे। तब तक अधीर के चाचा चाची और दादी अनुज की तेज आवाज़ सुनकर वहां आ पहुंचे। अनुज एक बार फिर चिल्लाया, सुना ना तुमने? नहीं हो तुम मेरी औलाद, न जायज़ हो तुम, तो प्लीज़ दूर रहो मुझसे। और कमरे से बाहर निकला। सब दरवाजे पर ही खड़े थे और अनुज के आखिरी शब्द सुन चुके थे। अनुज तो नज़र फेरकर घर से बाहर निकल गया, लेकिन सबकी अचंभित नज़र अब अधीर पर थी। अनुज ने जो कहा वो उनके लिए अलग ही बात थी। अनुज ने गुस्से में आकर अपनी बात में गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन सब इसे सच समझ बैठे। कोई कुछ बोलने की हालात में नहीं था। सब दरवाजे से ही वापस लौट गए और अधीर अंदर अकेला अपने घुटनों में सिर छिपाए रोता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके ही पिता है,
जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते थे। लेकिन अब शायद अधीर की सूरत में उन्हें दिव्या का धोखा याद आता था। इस हद तक झुंझला चुके थे वो कि अपनी ही औलाद को नाजायज़ घोषित कर दिया था उन्होंने। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अनुज घर नहीं लौटा और ना ही किसी ने अधीर से बात की। किसी ने भी उसे दिलासा नहीं दिया। अधीर के चाचा ने अनुज को फ़ोन किया तो उन्होंने कह दिया कि वो किसी काम से बाहर है, कुछ देर में लौट आएंगे। अनुज से बात हो गई हो तो सब निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन अधीर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, या यूँ कहो कि वो सोना ही नहीं चाहता था। वो बस अपने पिता के कहे शब्दों को याद करके रोए जा रहा था। वो अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछता, लेकिन कुछ क्षणों में ही उसके गाल वापस भीग जाते। रात के करीब 11 बजे उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो उसने फटाफट अपने आंसू साफ किए और आंखें बंद करके लेट गया। अनुज ने उसके कमरे में कदम रखा और उसके बेड की तरफ आया। उसने अधीर के चेहरे पर गौर किया। बिल्कुल मुरझा चुका था उसका चेहरा। अनुज की आंखों से आंसू टपककर अधीर के गाल पर गिरा, जो अधीर को बंद आंखों में भी महसूस हो गया। उसका मन भर आया। अनुज ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं तेरी माँ को यहाँ नहीं रोक सका और अब तो पिता का प्यार भी नहीं दे पा रहा। अपने पापा को माफ़ कर देना अधीर। अधीर को सोया हुआ जानकर अनुज चला गया। अधीर ने आंखें खोली। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो थोड़ा निश्चिंत हुआ कि अनुज के शब्द भले ही जहरीले थे, लेकिन वो गुस्सा, वो शब्द सब दिखावटी थे। हालातों का मारा हो चुका था अनुज। ये बात अधीर समझ रहा था। थोड़ा सुकून मिलते ही उसने करवट ली और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के आखिरी पहर करीब 3 बजे उसकी नींद एकदम से टूटी। वो उठकर बैठ गया। उसका गला सूख रहा था। उसने टेबल की तरफ देखा। किसी ने पानी का गिलास भी नहीं रखा था उसके लिए। नहीं तो दिव्या के घर छोड़ने के बाद उसकी चाची और दादी उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख रही थी। अधीर का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे अफसोस हुआ कि अनुज की कही बात को शायद सबने सच मान लिया था, तभी तो कोई उसे चुप कराने भी नहीं आया। खैर, वो उठा और पानी के लिए रसोई की तरफ जाने लगा। उसने देखा अनुज के कमरे की लाइट्स जली हुई है। उसने थोड़ा तिरछा होकर खिड़की से देखने की कोशिश की। उसे कमरे के अंदर हवा में झूलते पैर नजर आए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दिल हलक में आ गया। पूरे बदन में करंट की गति से सिरन दौड़ गई। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाथों से पानी का जग छूटकर गिर पड़ा और पूरा पानी फर्श पर बिखर गया। वो कमरे की तरफ दौड़ा और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने उसके पिता अनुज की लाश फंदे पर लटकी हुई थी। जमीन पर स्टूल गिरी हुई थी। इससे ज़्यादा नहीं लड़ पाए वो अपने दुखों से और अपने जीवन का अंत कर लिया। अधीर से कुछ बोलते ही नहीं बना। कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाया कि क्या ये सच है। क्या इतनी बदतर है उसकी ज़िंदगी कि उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए। पापा! अधीर चिल्लाता हुआ भागकर अपने पिता के पैरों से लिपट गया कि काश वो उन्हें जल्दी से उतार कर बचा सके। लेकिन अनुज चला गया था। उसने अधीर के कमरे से आते ही अपनी ज़िंदगी से हार मानते हुए फांसी लगा ली थी। अधीर की तेज आवाज़ सुनकर बाकी सब भी वहां आ गए। अनुज को ऐसे देखकर घर में कोहराम मच गया। अधीर के चाचा ने उन्हें नीचे उतारा। अनुज अब नहीं रहा, ये जानते हुए भी वो उसकी सांसें और नब्ज जांचने लगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आज अधीर का सब कुछ उजड़ चुका था। उसकी दुनिया, उसके पापा भी उसको छोड़कर जा चुके थे। इन कुछ दिनों ने उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली थी। अनुज का अंतिम संस्कार अधीर ने ही किया। उसके बाद कई दिनों तक घर में सन्नाटा पसरा रहा। सब गम में डूब चुके थे। खासकर उस दिन के बाद से किसी ने भी अधीर से बात नहीं की थी। खाना भी उसके कमरे में ही पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि कोई भी उसे अपने सामने बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। उसके चाचा चाची को उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपने 6 साल की बेटी जाह्नवी को भी अधीर से बात नहीं करने देते थे। और अधीर की दादी अपने पति और बेटे को खोने के बाद गुमसुम रहने लगी थी। अधीर ने अपना सब कुछ जरूर खोया था, लेकिन ये उसका भ्रम था कि उसके अभी भी कुछ अपने हैं। कुछ दिनों में उसे एहसास हो गया कि वो अकेला है, कोई नहीं है उसका। उसने अपने आप को अनाथ माना और एक दिन निकल आया उस घर से जिसमें उसे बोझ समझा जाने लगा था। वो नहीं रह सकता था किसी पर बोझ बनकर, इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग आया। फिर कभी पीछे मुड़कर वहाँ नहीं गया, और जाता भी क्यों? वहाँ उसका था ही क्या जिसके बहाने वो पीछे देख लेने की हिम्मत कर पाता।
वहाँ से निकलने के बाद उसने कई जगह काम करना शुरू किया जिससे खाने और रहने का इंतजाम हो सके। साथ ही उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन काबिल होते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे के लिए नौकरी नहीं की, बस ज़रूरत के हिसाब से कमाता रहा। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत पलटी। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई मिला जो उसका अपना था, जो उसके मर चुके दिल को वापस जीवित करने की क्षमता रखता था। सानवी, हाँ, वो उसकी सोनू है जिसे वो खोना नहीं चाहता। मर मर के जी रहा था, लेकिन अब लगता था कि अगर वो नहीं रही तो नहीं जी पाएगा। उसके पिता भी जिंदगी की जंग हार गए थे। वो नहीं हारना चाहता था, उसे सानवी का साथ जीने की नई उमंग दे गया था। अब बस वही उसकी ज़िंदगी है। वर्तमान में अधीर रंजन और सानवी को अपनी ज़िंदगी बता चुका था। उसने अपना एक हाथ अपनी कनपट्टी और दूसरा हाथ अपने दिल पर रखा हुआ था। उसकी आंखें सूखी थी, एक आंसू का कतरा भी नहीं था। बस अनुज के बारे में बताते वक्त उसकी आंखें भींगी थी। वो थक चुका था रो रो कर। अब उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था। सही ही कहा है किसी ने कि दुख बांटने से कम होता है, बस शर्त यह है कि दुख सुनने वाला कोई अपना ही हो। वो शांत था, लेकिन आज उसका दर्द सानवी की आंखों से बह रहा था। वो रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब वो अधीर से पहली बार मिली थी, तब अधीर ने बेतुकी सी बात कही थी कि मतलब ही हो सकता है, क्योंकि रिश्ता तो औरतों से रखा ही नहीं जा सकता। उस समय वो अधीर की बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। उसकी बात बेमतलब सी लगी थी, लेकिन आज समझ आया कि वो उसके दिल की गहराई से निकले वाक्य थे, जो अपने आप ही उसके मुंह से निकल गए थे। अधीर ने सानवी की तरफ नज़र उठाई। उसे रोता देखकर अधीर ने नाराजगी से नाम में गर्दन हिला दी। सानवी ने अपने आंसू साफ कर लिए। अधीर की निगाहें सानवी को शुक्रिया अदा कर रही थी कि आज उसे अपने दर्द से कुछ हद तक निजात मिल गई थी। अचानक उसे याद आया कि रंजन भी तो वही है, शुक्रिया का हकदार तो वो भी है। अगर वो ना होता तो पता नहीं ये दर्द उसके अंदर से कब निकलता। उसने रंजन को देखा, लेकिन रंजन के चेहरे पर अलग ही भाव थे। अधीर ने एक पल को उसे ध्यान से देखा, फिर पूछ बैठा, आप कहाँ खो गए हैं? अधीर की बात पर सानवी ने भी रंजन को देखा। रंजन कुछ न बोला, बस अपनी उंगली अधीर के पीछे की तरफ उठाई। उसकी उंगली के इशारे की तरफ अधीर और सानवी ने अपनी गर्दन घुमाई। पीछे देखते ही अधीर की आंखें एक बार फिर खुली रह गई। उसने पलटकर रंजन को देखा, फिर वापस उस दिशा में देखने लगा। ये क्या है? अधीर असमंजस और गुस्से में खड़ा हो गया। अधीर, मुझे पता नहीं था, मुझे सच में पता नहीं था। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे पता चला। तुम्हारी ही तरह मैं भी हैरान हूँ। रंजन गर्दन झुकाए बोला। अधीर ने वापस अपनी गर्दन उस दिशा में घुमा ली। वहाँ दीवार पर लगी तस्वीर में खड़ा आदमी उसके लिए पूर्णतः अनजान था, लेकिन जो औरत साथ खड़ी थी उसे अधीर बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो दिव्या थी, उसकी माँ, जिसे माँ कहने में भी अधीर को शर्म आती थी। अधीर तस्वीर को घूरे जा रहा था। उसने तस्वीर में दिव्या के साथ खड़े शख्स को कभी नहीं देखा था, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो श्रीकांत ही था। वही श्रीकांत जिसके प्रेम में पड़कर दिव्या ने अधीर और अनुज की जिंदगी उजाड़ दी थी। अधीर अपनी आंखों में नफरत लिए उस ओर देखे जा रहा था। उसे यूं खड़ा देखकर रंजन बोल पड़ा, मेरी माँ मुझे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी। मैं 25 साल का हुआ जब मेरे पिता श्रीकांत ने दूसरी शादी कर ली, दिव्या नाम की औरत से। ये एक अविश्वसनीय सी बात है कि अपने बेटे की शादी करने की उम्र में मेरे पिता ने खुद का ब्याह रचा लिया था। रंजन की बात सुनने के लिए अधीर ने अपना चेहरा उसकी तरफ कर लिया। रंजन ने बोलना जारी रखा, मैं अपने पिता की ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसकी वजह ये नहीं थी कि उन्होंने मेरी माँ की जगह किसी और को दे दी, बल्कि मेरी नाराज़गी इस बात के लिए थी कि अपना घर बसाने के लिए उन्होंने किसी दूसरे का घर उजाड़ दिया था। मैं उसके बाद उनसे दूर रहने लगा। दर्द में डूबने की बजाय अपने आप को काम में डुबा दिया, और उसकी बदौलत आज मैं खुद एक कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन मेरे पिता की शादी के कुछ महीनों बाद वो दोनों ही एक अजीब किस्म की बीमारी से ग्रस्त हो गए। मेरे पिता और तुम्हारी माँ दिव्या दोनों के शरीर पर अपने आप घाव पड़ने लगे। बहुत जगह इलाज कराया था मैंने, लेकिन बीमारी किसी को समझ नहीं आई, और कुछ महीनों में उन दोनों की ही मौत हो गई। उस वक्त शायद किसी को उनकी मौत की वजह नहीं समझ आई, लेकिन आज मेरे सामने उनकी मौत का खुलासा हुआ है। उन दोनों की वजह से तुम्हारे पिता की ऐसी दुर्दशा हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तुम्हारे दादाजी की जान चली गई, तुम्हारी खुद की ज़िंदगी बेजान हो गई। अपनों के बीच रहने वाले तुम एकदम से बिल्कुल अकेले हो गए।
इन सब पापों की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। अधीर बीच में बोल पड़ा, लेकिन मैंने उस औरत दिव्या के मुंह से सुना था कि आपके पिता श्रीकांत अपनी बीवी को छोड़ देंगे, और आप कह रहे हैं कि आपकी माँ की मौत आपके जन्म के बाद ही हो गई थी। रंजन ने गहरी सांस ली और बोला, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला होगा, और जो नीचे हॉल में आपके परिवार वाले। अधीर के बोलने से पहले ही रंजन ने उत्तर दिया, वो मेरे दादा दादी और ताऊ ताई है। आपको सच में नहीं पता था कि मैं उसी दिव्या का बेटा हूँ? अधीर ने रंजन को शक भरी निगाहों से देखा। हाँ बिल्कुल अधीर, मैं तुम दोनों को तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए यहाँ लाया था। ये महज एक इत्तेफाक है कि तुम वो निकले जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। रंजन ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया। मेरी तलाश? अधीर नासमझी से बोला। हाँ, मुझे उस वक्त पता चला था कि जो औरत मेरे पिता के साथ बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गई है, उसका एक बेटा भी है। मुझे अफसोस होता था अपने पिता की हरकत पर। उन्होंने गलती की नहीं बल्कि गुनाह किया। मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। कहते हुए रंजन ने अपने हाथ जोड़ लिए। अधीर ने तुरंत ही उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। प्लीज़ ये सब मत कीजिए, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मैं चलता हूँ अब, कहकर अधीर फटाफट बाहर निकल गया। अधीर रुको, सानवी ने आवाज़ दी। वो नहीं रुका तो उसके पीछे जाने को हुई, लेकिन रंजन ने उसे टोका। वो नहीं रुकेगा सानवी, तुम उसके पीछे जाओगी तो तुम्हें बस से घर जाना पड़ेगा। तुम घर जाने के लिए लेट हो जाओगी। चलो मैं तुम्हें वापस कॉलेज छोड़ देता हूँ, कहकर रंजन ने कार की चाबी उठाई और आगे बढ़ गया। सानवी के पास और कोई चारा नहीं था। उसके मन में तेजस का डर भरा हुआ था, तो उसे रंजन के साथ जाना पड़ा। रात के वक्त करीब 1 बजे अधीर गहरी नींद में था। उसे अपने सपने में अनुज का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। सपने में अपने पिता को देख अधीर की नींद कुछ पलों में खुल गई। वो उठते ही मुस्कुराया। अनुज के जाने के बाद आज पहली बार वो अधीर को सपने में नजर आए थे। अधीर का मन खुश था कि आज उसने अपने दिल में भरी बातें कहकर अपने आप को हल्का महसूस किया। बस अफसोस था कि श्रीकांत की गलतियों की माफ़ी रंजन ने मांगी, बल्कि उसका तो इसमें कोई दोष नहीं था। अधीर ने सोचा कि जब भी रंजन उसे अगली बार मिलेगा तब वह उसको कहेगा कि इन सब के लिए वो अपने मन को अपराध बोध ना बनाए। जो कुछ भी हुआ उसमें श्रीकांत और दिव्या गलत थे, रंजन नहीं। उसने करवट ली और एक बार फिर गहरी नींद में चला गया। अब अधीर और सानवी कॉलेज से बाहर भी जाने लगे थे। कभी पार्क, कभी कैफे या कभी पास की ही टी स्टॉल पर चले जाते। अधीर ने एग्जाम के बाद रंजन की कंपनी में इंटरव्यू देने की सोचा और रात के खाली वक्त में अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि कॉलेज की क्लासेस तो लगभग रोज ही छूट जाती थी दोनों की बातों के चक्कर में। उस दिन के बाद सानवी ने फिर कभी उसके अतीत के बारे में बात नहीं की। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। एग्जाम के एक दिन पहले दोनों ही गार्डन में थे। किसी बेंच पर बैठने की बजाय वो दोनों घास पर ही बैठे थे। देखो, ये ऐसे होगा, आया तुम्हें समझ? अधीर कॉपी सानवी को दिखाते हुए बोला, लेकिन सानवी का ध्यान उसके चेहरे पर था। सोनू, ये क्या है? कल पेपर है तुम्हारा? अधीर ने नाराजगी जताई। अरे यार, पढ़ लिया ना, अब बस भी करो, इतने में ही हो जाऊंगी मैं पास। सिर्फ पास होना है? हाँ, सिर्फ पास ही तो होना है। ज़्यादा नंबर लाने पर कौन सा मुझे शाबाशी मिलेगी, कहकर सानवी हंसती। फिर पास क्यों होना है? शाबाशी तो उसमें भी नहीं मिलेगी। तुम ना अधीर कुछ नहीं समझते। अरे अगर फेल हो गई तो वो तेजस मुझे आगे नहीं पढ़ने देगा ना, और अगर पढ़ने नहीं आई तो, सानवी के बात काटकर अधीर बोला, तो मुझे ऐसे निहार नहीं पाओगी, यही ना? बहुत सही समझे। मैं नहीं रह सकती तुम्हें देखे बगैर। बस तुम जल्द से जल्द जॉब करके हमारे लिए छोटा सा घर ले लो और ले जाओ मुझे यहाँ से। सानवी निराश सी बोली, तुम फिक्र मत करो सोनू, कॉलेज पूरा होने से पहले मैं सब एडजस्ट कर लूँगा। हमारा अपना घर होगा जहाँ तेजस जैसे लोग नहीं होंगे। अधीर मुस्कुराकर बोला तो सानवी भी मुस्कुरा दी। इसी बीच मिष्टी भी उनकी तरफ आ रही थी। उसके हाथों में गुलाब था। वो अधीर से अपने प्यार का इजहार करने के इरादे से आई थी, लेकिन उनकी ये बातें सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गए। अधीर ने हंसते हुए उसकी तरफ गर्दन घुमाई। वो मिष्टी को देख पाता इससे पहले ही मिष्टी ने गुलाब अपने पीछे छिपा लिया। अरे मिष्टी तुम, अधीर उसे देखकर बोला तो सानवी ने उसकी तरफ नजरें घुमाई, लेकिन अब मिष्टी को देखकर उसे जलन नहीं होती थी। वहाँ की मिष्टी की हरकतें उसे अभी भी अजीब महसूस कराती थी। हाँ, मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, कल से एग्जाम है ना? मिष्टी लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हुए बोली। ओह हाँ, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू अधीर,
मिष्टी जबरन मुस्कुराते हुए बोली और जाने के लिए मुड़ गई। उसके मुड़ते ही अधीर वापस सानवी से बात करने लगा। मिष्टी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन दोनों की हंसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। कुछ आगे जाकर वो रुकी और वापस उनकी तरफ घूमी। वो दोनों एक दूसरे की बातों में मग्न थे। मिष्टी ने अपने हाथों से वो गुलाब मसल दिया और अपनी नज़रें अजीब तरीके से घुमाई। फिर खुद से ही बोली, बहुत दिन हो गए ये तमाशा देखते हुए। बस अब और नहीं, अधीर को तो मैं पाकर ही रहूँगी। सोचा था कि सब नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि अपना असली रंग दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल होने से अब काम नहीं चलेगा, कहकर वो टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ हंसती। इस वक्त उसकी हंसी किसी शैतानी हंसी से कम नहीं थी, जैसे कि बहुत कुछ छिपा हो इस हंसी में। बहुत ही एबनॉर्मल सी बात। सानवी के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। अधीर के एग्ज़ाम एक हफ्ते पहले ही ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वो सानवी को देखने कॉलेज आया करता था, क्योंकि इसके बाद एक लंबा इंतज़ार करना था दोनों को। आखिरी एग्ज़ाम वाले दिन वो दोनों ही कॉलेज के गेट पर खड़े थे। दोनों की नज़रों में उदासी थी, क्योंकि अब वो लगभग 3 महीने बाद ही मिल सकते थे। दोनों का ही मन हुआ कि कम से कम आज तो एक दूसरे का हाथ थाम लिया जाए। पहली बार ही सही, लेकिन एक दूसरे की छुअन का एहसास तो हो। पर दोनों ने अपने मन की बात दबाना ही सही समझा। इस जिस्मानी दौड़ में दोनों रूहानी मोहब्बत निभा रहे थे, एक दूसरे की छुअन के एहसास के बगैर, बस आंखों से बातें कर, निगाहों में निगाहें मिलाए। उसी वक्त रंजन की कार वहां आकर रुकी। वो उतरा तो दोनों की नज़र उस पर पड़ी। उसे देख दोनों ही मुस्कुरा दिए। तो उदासी से विदा कर रहे हो एक दूसरे को? रंजन ने आते ही उनकी उदासी भांप ली, तो वो दोनों ही अचंभे से एक दूसरे को देखने लगे। अरे अरे, तुम कितनी बार ऐसा रिएक्शन दोगे? मुझे सब पता है भाई, ऐसे ही 30 साल का नहीं हुआ मैं, कहकर रंजन हंसने लगा तो उनके होठों पर भी मुस्कान तैर गई। उदास नहीं हूँ, बस चिंता रहेगी कि अगर इसके भैया ने इससे कुछ कहा तो मुझे खबर भी नहीं होगी, और ये कभी अपना पता भी तो नहीं बताती, ना ही पीछे आने देती है। अधीर चिंतित था। तेजस को मैं देख लूँगा, तुम निश्चिंत रहो, और कभी कभी मैं ले आऊँगा सानवी को अपने साथ, तुम मिल लेना। रंजन ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ा दिया था। कुछ देर दोनों ने रंजन से बात की और विदा लेकर बेमन से एक दूसरे से विपरीत कदम बढ़ा दिए। रंजन बस सानवी को जाते देखता रहा। कुछ तो था उसके मन में सानवी के लिए, जो उसने मन के कोने में ही दबा लिया था। सानवी को जाते देख रंजन को किसी अज्ञात शायर की पंक्तियाँ याद आ गई। वो होठों ही होठों में बुदबुदाया, एक रिश्ता बेमाना सा, ना हासिल ना जुदा, ना खोया ना मिला, फिर भी करीब सा। मोहब्बत तो नहीं पर मोहब्बत सा, ज़रूरत भी नहीं पर ज़रूरी सा। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर